हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज़ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज़ सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था दैट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं हमने उसमें डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं हमारे पास, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। जिसमें हमने मैक्रो मिनरल्स को स्टार्ट किया था, उसमें हमने कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को कवर कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ही फर्दर हमारे पास जो मिनरल है फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटाशियम को कवर करेंगे। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज मैक्रो मिनरल्स दैट आर फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटाशियम को। सबसे पहले हमारे पास फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस जो है हमारे पास, उसका जो हमारे पास एडल्ट जो है उसमें नॉर्मल जो कंटेंट है वो 700 ग्राम्स होगा, जो हमारे एडल्ट बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर द फॉस्फोरस कंटेंट ऑफ एडल्ट मैन इज अप्रॉक्सीमेटली 700 ग्राम्स, अबाउट 80% ऑफ द बॉडीज phosphorus is found in bone as calcium phosphate in ratio 2:1। ओके, अब क्या है हमारे पास कि जो फॉस्फोरस है हमारी बॉडी में 80% ऑफ द जो फॉस्फोरस है हमारी बॉडी में बोन्स में प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है कि बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है हमारी बोन्स में प्रेजेंट है। अब वो कैल्शियम जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इन द बोन्स। अब जो बोन्स में वो कैल्शियम फॉस्फेट है उसकी रेशो क्या होगी, कैल्शियम 2 रेशो में होगा एंड फॉस्फेट 1 रेशो में होगा, ठीक है। सो कैल्शियम फॉस्फेट जो है दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं इन द बोन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इनके मेन फंक्शंस क्या हैं हमारे पास इन इट्स आयनिक फॉर्म। अगर हम आयनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं कि वो जब आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा फॉस्फोरस, देन क्या होगा, इट सर्व्स टू मॉडिफाई एसिड बेस बैलेंस इन ब्लड। अगर क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है विद द कैल्शियम, देन वो ओनली बोन्स में प्रेजेंट होगा। अब वो फ्री फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ आयंस वो हमारे ब्लड में जो है वो एग्जिस्ट करेगा अगर, तो वो एसिड बेस बैलेंस को जो है वो मेंटेन करके रखेगा ब्लड में। इट मीन्स पीएच लेवल को वो मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। जो फॉस्फोरस होता है हमारे पास वो एज अ बफर काम करता है। अब 2 टाइप्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस की तरह जो फॉस्फोरस है हमारे ब्लड में एग्जिस्ट करता है। पहले तो जो हमारे पास सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में एग्जिस्ट करता है एक फॉस्फेट, जो क्या है वीक एसिड होगा, ठीक है। एंड सेकेंड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज वीक बेस, ठीक है। अब वीक एसिड भी प्रेजेंट है बॉडी में, वीक बेस भी प्रेजेंट है दोनों। अगर क्या है एसिड की अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होगी तो वीक बेस काम करेगा, अगर बेस की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी हमारी बॉडी में तो एसिड काम करेगा। तो वो दोनों मिल के जो है बॉडी के पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमें एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में जो फॉस्फोरस है वो हेल्प करता है हमें, ठीक है। देन सेकेंड है हमारे पास इट एक्ट एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब क्या है वो एज अ कोफैक्टर भी काम कर रहा है वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की एंड फैट की मेटाबॉलिज्म जब हम करते हैं उनमें जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वहाँ पे वो एज अ कोफैक्टर भी फॉस्फोरस काम करता है, ठीक है। अब क्या है कि कैसे काम कर रहा है, मेनली जो कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है वो एज बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन करता है वो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी फॉस्फोरस ग्रुप है उसकी एडिशन करनी है उस प्रोसेस में, उस मेटाबॉलिज्म का जो होल प्रोसेस है उसमें हमने फॉस्फोरस ग्रुप की एडिशन कर देनी है, दैट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन।
क्यों करनी है? सो दैट कि जो भी एंजाइम की एक्टिविटी है उसे इजीली रेगुलेट किया जा सके, सो दैट वो एंजाइम अच्छे से उस कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को और प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज कर पाए. दिस इज द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस एज कोफैक्टर. ठीक है. देन है हमारे पास इट इज इंपॉर्टेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन्स एक्सेट्रा. अब हमारे पास जो सेल की मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, उसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होगा, लिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे. तो एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड लिपोप्रोटीन्स में भी जो है फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. तो मेन कंपोनेंट हो गया हमारे पास जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, उसमें फॉस्फोरस जो है वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होगा उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है. अब है हमारे पास सोर्सेस कि फॉस्फोरस किन किन सोर्सेस से हमें मिल सकता है. हम फर्स्ट है मिल्क, चीज आर गुड सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस. ठीक है. मिल्क जो है, चीज है, वो अच्छे सोर्सेज हैं फॉस्फोरस के. अदर देन दिस जो है हमारे पास प्रोटीन फूड्स जो होते हैं, दैट आर की मीट, फिश, एग्स आर एक्सेलेंट सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस. जो प्रोटीन सोर्सेज होंगे वो गुड सोर्सेज हैं हमारे पास फॉस्फोरस के. ठीक है. देन बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की. अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो रही है तो कौन कौन सी डेफिशिएंसीज के कारण हमें डिसीजेस हो सकती हैं, हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी बात कर रहे हैं अभी. देन फर्स्ट है इट इंक्लूड्स वीकनेस. तो पहले तो क्या हो गया कि हमारी बॉडी में वीकनेस होगी, क्योंकि कोई ना कोई जो रेगुलेशन थी बॉडी की वो अच्छे से नहीं हो पा रही है प्रॉपरली. जो आपके प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी, जिसके कारण वीकनेस होगी. ठीक है. देन है एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया क्या है कि आपको भूख लगना ही बंद हो जाएगा, दैट इज नोन एज एनोरेक्सिया. एंड पेन्स इन द बोन्स, बोन में पेन हो रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट अच्छे से प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. उसके कारण बोन्स आपकी वीक हो चुकी हैं, जिसके कारण उसमें पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी. देन है हीमोलिटिक एनीमिया. अब हीमोलिटिक एनीमिया कैसे हो रहा है? फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण. ठीक है. अब हमें पता है कि जो अगर ब्लड में जो है वो फॉस्फोरस का लेवल कम हो गया, तो वो फॉस्फोरस जो है, जो हमारे आरबीसीज हैं, ठीक है, जो क्या है कि हमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं हमें. ठीक है. तो अगर वहाँ पे फॉस्फोरस का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, तो वो जो सेल्स हैं वो एटीपी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. ठीक है. आरबीसीज हैं, आरबीसीज में अगर फॉस्फोरस का लेवल कम हुआ तो एटीपी अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएगा. ठीक है. दैट इज एनर्जी सोर्स नहीं होगा, जिसके कारण एटीपी अच्छे से नहीं फॉर्म हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि आरबीसीज की जो सेल मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी. अब वो वीक हो चुकी है, जिसके कारण क्या है कि वो इजीली रप्चर हो सकती है. ठीक है. हीमोलिसिस हो सकती है उस आरबीसीज में. दैट इज़ वाई कि अगर वो वीक हो चुकी है तो वहाँ पे हीमोलिसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी. उसके लाइफ स्पैन से पहले ही वो सेल्स जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण हमें हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है. ठीक है. देन है हमारे पास हाइपर कैल्सीयूरिया. अब हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है. क्यों होती है? अभी कि हमें पहले तो हमारी जो बॉडी है, हमने कैल्शियम के केस में भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है वो एक लेवल को मेंटेन करके रखती है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करके रखती है. ठीक है. अब फॉस्फेट का लेवल बॉडी में कम हो चुका है, तो अब उसने क्या है कि बॉडी में जो कैल्शियम है उसका लेवल भी कम करना है. तो वो बोन्स से जो है, ठीक है, बोन से कैल्शियम के लेवल को कंप्लीट करेगी. क्यों? क्योंकि अब फॉस्फोरस का लेवल कम हो चुका है. फॉस्फोरस का लेवल कम हुआ तो कैल्शियम का लेवल उसने ब्लड में इंक्रीज करना है, जिसके कारण क्या है कि अब जो बॉडी है वो बोन्स में से कैल्शियम को लेगी एंड एज अ फ्री फॉर्म ब्लड में देगी. ठीक है. अब ब्लड में जो कैल्शियम है वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण हम उसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा. ठीक है. ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड बोन्स में कम हो जाएगा. ठीक. देन है हमारे पास न्यूरोलॉजिक एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमें.
ठीक है, ये आ गया। एंड रीनल कैल्कुलाई, अब इसमें क्या है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। अब कैल्शियम लेवल हाई है ब्लड में तो किडनी स्टोन्स के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉस्फोरस। देन है हमारे पास सोडियम। अब सोडियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है जो कि मेम्ब्रेन के बाहर एग्जिस्ट करता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्ट कर रहा है, सोडियम एग्जिस्ट करेगा एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये एक ऐसा मिनरल है जो क्या है, हर एक बॉडी टिश्यू में, हर एक बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इट इज एसेंशियल मिनरल दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज। अब इसका फंक्शन क्या है, अब हम सोडियम की फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन नर्व फाइबर। अब क्या है कि नर्व की इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स है उसमें ट्रांसमिशन करना, मीन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना। ठीक है, अब हम नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे सोडियम हेल्प कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल पहुंचाने में। ठीक है, जो हम नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल सेल है, मेम्ब्रेन है हमारे पास, उसमें बाहर जो है हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है एंड अंदर जो है वो नेगेटिविटी होगी। ठीक है, इट मीन्स जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज है, बट बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये किसके साथ मेंटेन हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं उसके साथ ये लेवल मेंटेन होगा पॉजिटिव नेगेटिव का। ठीक है, अब क्या है, जब भी कोई सिग्नल आएगा, जब भी कोई इम्पल्स आएगी, तो तब उस टाइम क्या होगा कि सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे। ठीक है, अब सोडियम चैनल ओपन हो गए, हमें पता है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब वो सोडियम बाहर से जो है वो अंदर की तरफ आएगा, जिसके कारण जो अंदर का नेगेटिव चार्ज था वो कम हो रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस में, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पहले मेम्ब्रेन हमारी पोलराइज थी, दैट इज बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, बट अब क्या हो रहा है, जब इम्पल्स आई तो वहाँ पे सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे जो नॉर्मल हमारे पास नेगेटिव चार्ज था वो कम होना स्टार्ट हो गया, दैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब अगर डीपोलराइजेशन एक हद तक जाती है तो वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करती है। इट मीन्स एक्शन पोटेंशियल होगा तो वो ट्रांसफर होगा टू द अदर सेंसरी बॉडी ऑर्गन। ठीक है, देन एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हो चुका है, उसके बाद जो है हमारे पास रिपोलराइजेशन होती है। इट मीन्स जब डीपोलराइजेशन हुई थी उसको अगेन वो जो सोडियम चैनल है वो बंद हो जाएंगी। ठीक है, जिसके कारण क्या है, अब पोटाशियम चैनल ओपन होंगे। अब पोटाशियम अंदर से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण अगेन वहाँ पे पोलराइजेशन मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम रीपोलराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे हम जो है इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम। ठीक है, अब इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, ऐसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहा है, जैसे वो नर्व इम्पल्स में हेल्प कर रहा है, उस नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब मेंटेन्स द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उसकी पीएच को मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारे पास सोडियम कर रहा है। एंड मेंटेन्स द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, अब वो परमिएबिलिटी भी जो है वो सिलेक्टिव होगी, सोडियम जो है अंदर बाहर से अंदर इजीली जा सकता है एज कंपेयर टू द अदर आयंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सोडियम पंप्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, सोडियम चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, जिसके कारण वो इजीली परमिएट कर सकता है थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अगर वो अंदर जाएगा तो सेलुलर एक्साइटेबिलिटी होगी। इट मीन्स या तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है या तो वहाँ पे ट्रांसमिशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स एक्साइटेबिलिटी होगी अगर वो परमिएट करता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, डाइटरी सोर्सेज ऑफ सोडियम इंक्लूड टेबल सॉल्ट। सबसे पहले कॉमन सोर्स जो है हमारे पास वो क्या है, टेबल सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब गुड सोर्सेज ऑफ सोडियम इंक्लूड मीट, फिश, सी फूड, एग्स। जो हमारे पास फिश वगैरह जो सॉल्टी वाटर में रह रही हैं वहाँ से हमें जो है सोडियम के लेवल जो है वो मेंटेन किया जा सकता है।
अगर अब इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो सबसे पहले हम फंक्शंस को देख के इसकी डेफिशिएंसी को देख सकते हैं कि पहले तो वो ट्रांसमिशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। अगर आपका जो जैसे आपको कोई डिसीजन लेना है एंड आपका ब्रेन अचानक से काम कर रहा है, ठीक है ना, इन सेकेंड्स काम कर रहा है, बट अगर वो अच्छे से सोडियम आपके बॉडी में नहीं प्रेजेंट है तो वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, जिसके कारण हमें मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। हमें मैसेज नहीं पहुंचा से अच्छे से, तो हमें पता ही नहीं लगा कि हमें हो क्या रहा है, ठीक है ना। दैट इज नोन एज मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगी तो मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज कि सोडियम वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। देन एपैथी होगी, दैट इज़ कि हमें कोई भी फीलिंग नहीं रहती है, जैसे कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या हमें खुशी हो रही है, दैट इज़ कि कोई भी फीलिंग नहीं होगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। एनोरेक्सिया है कि हमें भूख की कमी हो जाती है एंड इवन कोमा भी हो सकता है अगर कि हमारे पास सोडियम की लेवल जो है बिल्कुल डिक्रीज हो जाए, ठीक है। एंड देन है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम जो है हमारे पास वो इंट्रासेलुलर कैटायन है, क्या वो अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इनसाइड द मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो बाहर की ओर जाएगा, देन रीपोलराइजेशन होगी। हमने प्रोसेस कंप्लीट किया था। डीपोलराइजेशन कब हो रही है, जब वो सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है तब डीपोलराइजेशन हो रही है, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होगा, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल चला गया वहां से, अब वहां पे रीपोलराइजेशन होगी। कैसे होगी, सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे, जिसके कारण मेम्ब्रेन के बीच में से अंदर में से जो है पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दैट इज वाई वो इंट्रासेलुलरली एग्जिस्ट कर रहा है एंड इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी फंक्शंस, नॉर्मल ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, एज सिमिलर टू द सोडियम जो है इसके फंक्शंस होंगे, क्योंकि ये सोडियम एंड पोटाशियम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में हेल्प करेंगे, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे एंड नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे। हमने सारे जो हैं वो कवर कर लिए हैं, सोडियम में ही, उसी में ही ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब है हमारे पास सोर्सेस। अब पोटाशियम के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, मीट, फिश, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ठीक है, पोटाशियम के सोर्सेज। देन हाई पोटाशियम सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एवोकाडो, बनाना, ड्राई फ्रूट्स, मेलन एंड ऑरेंजेस आर द हाई पोटाशियम फ्रूट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पोटाशियम है, बनाना इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द पोटाशियम, ठीक है। एवोकाडो हो सकता है, ड्राइड फ्रूट्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं, दैट इज ब्रोकली, ड्राई बीन्स, पीज एंड पोटैटोज, ठीक है। ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जो कि हाई सोर्स ऑफ पोटाशियम रख रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। देन है हमारे पास डेफिशिएंसी। अब अगर पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, अगेन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही है, मसल वीकनेस होगी, ठीक है। मसल अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण मसल वीकनेस भी हो सकती है। देन कार्डियक अरिथमिया। अब जो पोटाशियम है हमें, ठीक है, वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पोटाशियम कम है तो क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस हैं जो हमें रिदम प्रोवाइड कर रहे हैं हार्ट को, वो जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जिसके कारण रिदम अच्छे से नहीं होगी, दैट इज उसके कारण हमें कार्डियक अरिथमिया हो सकता है एंड मेंटल कन्फ्यूजन। सेम एज द सोडियम की मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, क्यों, क्योंकि नर्व इम्पल्स अच्छे से ट्रांसमिट ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास पोटाशियम, ठीक है। देन हमने कवर कर लिया है फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटाशियम तीनों को। अब यहाँ पे हमारा मैक्रो मिनरल्स जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो मिनरल्स को स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.